हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से हिंदी मीडियम का तीसरा क्लास को लेकर के आया हूँ। तो आप लोग, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये क्लास देख रहे होंगे, जो क्लास जो पहले से अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर। तो जो भी कमेंट करना हो आप लोगों को, कुछ भी अगर इशू आ रहा हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ये चीज़। और अगर और भी कुछ इशू हो तो मेरे ये नंबर पर अभी आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हो। क्या नंबर है 7011013929। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हो। तो आज का अपना टारगेट है क्या सब, 2 टॉपिक पढ़ने का। क्या सब? पहला, प्रबंध विज्ञान कला एवं पेशा के रूप में, ये टॉपिक है। और एक है समन्वय। ये 2 टॉपिक अपने को आज निपटाने हैं। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए हुए क्लास को लेकर के आगे चलता हूँ। कहते हैं दिले दीदार अगर है, दिले दीदार अगर है तो नज़र में इक्स पैदा कर, क्योंकि इल्म से शायरी नहीं आती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? जज्बा और जुनून की ज़रूरत पड़ती है, वो फीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो वो बातें आपके दिल से निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के प्रेशर में आकर के पढ़ रहे हैं, वो प्रेशर पे काम नहीं चलता। आप क्या करो, वो फीलिंग आप अपने दिल से निकालो कि मेरे को पढ़ाई करनी है तो करने हैं। ठीक है, इसीलिए अगर दिल में अगर आपको किसी के प्रति प्यार हो, किसी के प्रति मतलब मान कर चलो, चाहे वो बुक आपका बुक क्यों ना हो सकता है, आपका बुक भी हो सकता है, बुक के प्रति भी आपका प्यार हो सकता है, तो उसको क्या करो, दिल में अगर है तो उसको नज़र पर लाओ, उतारो, दिखाओ उस चीज़ों को। ठीक है, वो कैसे करोगे आप? तो आप पढ़ करके कर पाओगे। ठीक है, आपको अगर बुक से प्यार है तो आपका अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो वही आपके प्यार को दिखाता है कि आपने कितना सही तरीके से पढ़ा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बोलोगे? हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें तो मालूम है जन्नत की हकीकत, बट दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो फिर यही कहते फिरोगे। ठीक है, तो पढ़ो आप लोग। कुछ इश्यू आ रहा हो तो ज़रूर आप मेरे नंबर पे बताओ या किसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बट पढ़ाई करने भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं आज का क्लास लेकर के। पहला है अपना प्रबंध विज्ञान के रूप में। पहला टॉपिक क्या है? प्रबंध विज्ञान के रूप में। प्रबंध विज्ञान के रूप में पहला, इसमें अब इसको कैसे देखेंगे हम? प्रबंध विज्ञान के रूप में है तो कैसे देखेंगे कि प्रबंध विज्ञान है या नहीं है? तो कहता है कि प्रबंध विज्ञान का जो भी विशेषताएं हैं ना, वो विशेषता आप क्या पे लेके चले जाओ, प्रबंध में दे करके देखो कि क्या वो सटीक बैठता है प्रबंध में। अगर प्रबंध में सटीक बैठता है तो हम मान लेंगे क्या कि ये प्रबंध क्या है? विज्ञान है। अगर नहीं बैठता है तो हम नहीं मानेंगे कि प्रबंध विज्ञान है। तो देखते हैं कि विज्ञान का में क्या क्या विशेषता है, विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और वो विशेषताएं हम क्या देखेंगे? प्रबंध में देखेंगे। तो फिर चलते हैं, इसको मैं नोट करवा देता हूँ। प्रबंध विज्ञान की विशेषताएं, इसमें कारण, और आप भी ये चीज नोट करोगे, जो मैं नोट करवा रहा हूँ आप भी नोट करोगे। कारण, क्योंकि एक ब्रीफ समरी आपको तैयार हो जाएगा। कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है, दूसरा, इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तीसरा, इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। चौथा, इसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता पाई जाती है।
भविष्यवाणी की जा सकती है, इसमें एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक को मैं मैनेजमेंट में जाकर देखूंगा, प्रबंध में जाकर के देखूंगा कि क्या प्रबंध ये सारे टॉपिक को फुलफिल करता है। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर क्या करेंगे, प्रबंध विज्ञान नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, कहते इसमें कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। विज्ञान में क्या होता है, कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे मान के चलो, अगर पेड़ से फल नीचे गिरता है, पेड़ से फल अगर नीचे गिरता है, न्यूटन का जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर पेड़ से फल नीचे गिरता है तो उसके लिए कुछ कारण होंगे तब वो फल नीचे गिर रहा है, और अगर कुछ कारण है तो उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। मान में चलो, अगर पेड़ से फल नीचे गिर रहा है तो कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, और अगर गुरुत्वाकर्षण है तो उसके कारण परिणाम क्या होंगे कि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो कारण और परिणाम के बीच क्या होता है, इसमें संबंध होता है, किसमें, विज्ञान में। अब मैं इसको इस हिसाब से देखता हूँ कि क्या ये चीज़ प्रबंध में भी दिखाया जाता है। अगर दिखाया जाता है तो मान लेंगे कि प्रबंध क्या है, विज्ञान है। अगर नहीं दिखाया जाता है तो नहीं मानेंगे हम। तो इसको एक बार पढ़ करके देखते हैं। कहते हैं विज्ञान कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे न्यूटन के सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसी प्रकार प्रबंध भी विज्ञान है, क्योंकि प्रबंध में भी कारण एवं परिणाम के बीच संबंध स्थापित होता है। जैसे कार्यस्थल को साफ सुथरा, एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कार्यस्थल को साफ सुथरा बनाए रखने में कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होती है। अगर मान के चलो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अपना इंस्टीट्यूट है और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बाहर गंदगी पड़ा हुआ है, अंदर में आकर के पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, कहीं कभी झाड़ू नहीं लगता, तो फिर क्या होगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा सही से, बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। तो वही कहता है कि अगर आप वातावरण को साफ सुथरा रखोगे तो क्या हो जाएगा, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा वर्क प्लेस अगर दोगे तो वर्कर सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बोलता है कि कारण परिणाम के बीच में, अगर कारण क्या था कि अच्छा वर्क प्लेस नहीं है, तो परिणाम क्या निकलता था कि सही से काम नहीं हो पा रहा है। अगर अच्छा वर्क प्लेस दे रहे हो तो सही से काम होगा, तो आपकी एफिशिएंसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ये फुलफिल हो रहा है। अब आगे चलते दूसरा पॉइंट, कहता है सिद्धांतों का प्रतिपादन। दूसरा पॉइंट है सॉरी, इसमें तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, तथ्यों का भी क्रमबद्ध अध्ययन होता है। जैसे मान के चलो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, या अपना लोग ने चांद पर ही पहुंच गए, तो क्या एक दिन में पहुंच गए, उसमें कई आदमी की ज़िंदगी खप गई होगी, ज़िंदगी कितने आदमी की चली गई होगी, तब तो वो धीरे धीरे करके मतलब आज अपना इंस्टीट्यूट यानी जो संस्था है वो चांद पर पहुँच गई। उसी तरह जो मैनेजमेंट चल रही है, जो प्रबंध है अपना, प्रबंध में भी बहुत सारे कुछ न कुछ अच्छा होता रहा होगा। कुछ एक्सपीरियंस लोग आते होंगे, वो जो कुछ अपना लिख कर जाते होंगे। क्या लिख कर जाते होंगे, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जैसे कोई भी चीज़ अगर सीनियर जाते हैं तो क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अपने जूनियर लोगों को क्या देकर जा रहे हो। ठीक है, तो वो कुछ दे करके जाते हैं कि नहीं, कुछ थ्योरम दे करके जाते हैं, ये सब चीज़। तो वही कहता है कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वो जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो जो उन्होंने अपने वर्किंग पीरियड में जो भी उन्होंने अनुभव किया वो चीज़ लिख करके जाते हैं। तो कहते हैं तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन, कहते हैं विज्ञान जिन तथ्यों की खोज करता है उसके आधार पर ही अपनी विषय वस्तु हेतु एक क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। क्या बोला, विज्ञान जिन तथ्यों की खोज करता है उसके आधार पर ही, जिस तथ्यों की खोज करता है उसके आधार पर ही अपनी विषय वस्तु हेतु एक क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। प्रबंध क्या है, व्यवस्थित ज्ञान समूह है। इसके अपने सिद्धांत हैं जो प्रबंध विशेषताओं द्वारा, प्रबंध के विशेषज्ञों द्वारा कई वर्षों तक किए गए शोध के बाद पता चला है या शोध के बाद विकसित हो चुके हैं। तो जिस तरह विज्ञान में भी अगर बहुत सारे शोध होते हैं, उसी तरह प्रबंध में भी शोध होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि तथ्यों और क्या क्रमबद्ध अध्ययन होता है प्रबंध में भी। उसके बाद सिद्धांतों का प्रतिपादन, कहता है जैसे सिद्धांत मतलब क्या, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो क्या मैनेजमेंट भी सिद्धांत है, तो हाँ मैनेजमेंट भी सिद्धांत है। कहते विज्ञान एक तथ्यों की खोजता है, विज्ञान एवं तथ्यों को खोजता है एवं उन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। सबसे पहले जैसे तथ्य को खोजता है कि आम नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो ये तथ्य हुआ, और उसको
क्यों गिर रहा है, उस पर क्या करता है वो, उसका सिद्धांत को सिद्ध करता है। जैसे आप अगर 10th में मैथ अगर पढ़ के आए होंगे, 10th में मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम होते हैं, उस थ्योरम को सिद्ध करना पड़ता है ना, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। उसी तरह क्या है, प्रबंध में भी बहुत सारे नियम हैं जिसको क्या करना पड़ता है, सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सार्वभौमिकता। कहते हैं सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है, कहते सार्वभौमिकता मतलब ये होता है कि जो भी सिद्धांत है क्या वो जहाँ पे लगेगा इंडिया में लगेगा, कहीं और नहीं लगेगा, क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सिद्धांत अगर यहाँ पे लगते हैं तो वो बाहर भी लगेंगे, अगर यहाँ पे नहीं लगते तो वो बाहर भी नहीं लगेंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर इंडिया में लगता है तो अमेरिका में भी लगता है, और अगर अमेरिका में लगता है तो इंडिया में भी लगता है, मतलब हर जगह लगता है। सार्वभौमिकता मतलब वही हो गया कि हर जगह हर सिचुएशन में लगता है। उसके बाद भविष्यवाणी, इसको एक बार पढ़ लो। कहते जिस प्रकार विज्ञान का कोई सिद्धांत संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रबंध के सिद्धांत संपूर्ण विश्व में लागू होते हैं। अतः प्रबंध एक क्या है, विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं भविष्यवाणी। कहते आए दिन देखिए मौसम विभाग अपना फोरकास्टिंग करता रहता है, पूर्वानुमान लगाता रहता है कि इस जगह पे इस टाइम पर क्या होगा, तेज बारिश होने वाली है, इतनी गति से हवा चलने वाली है। तो क्या कहते हैं, विज्ञान फोरकास्टिंग कर सकता है। तो क्या हम मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी बिजनेस का डाटा होगा उस डाटा के हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल अगर सेल इतनी हुई है तो अगले साल सेल इतना हो सकता है। ठीक है, ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब इसमें भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट हैं भविष्यवाणी की जा सकती है। जितने भी पॉइंट ये सारे के सारे पॉइंट जो विज्ञान के हैं वो अपना मैनेजमेंट में भी देखा जाता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं क्या कि विज्ञान क्या है, सॉरी प्रबंध क्या है, एक विज्ञान है। मतलब कि प्रबंध को विज्ञान के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो एक बार। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है अपना प्रबंध कला के रूप में। तो कला के रूप में हम क्या देखेंगे, तो देखो पहले इसको अब मैं डिलीट करके दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, प्रबंध कला के रूप में। तो क्या सब देखेंगे इसमें, कहता है सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का होना। दूसरा कहते हैं व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रयोग। व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रयोग। उसके बाद व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित एवं ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पर को हम देखेंगे कि क्या ये 3 पॉइंट कला में भी, मतलब प्रबंध में भी है। ये कला वाली 3 पॉइंट जो है क्या ये प्रबंध में भी है? अगर है तो उसको भी हम प्रबंध को क्या मानेंगे, कला मान लेंगे। मतलब प्रबंध कला के रूप में देख सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं देख सकते। तो पहला क्या है, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। तो कहता है कला में जैसे मान के चलो कोई भी काम आप करने आते हो, ठीक है, उसके पहले कुछ पढ़ के आते होंगे, उसका कुछ थ्योरम होता होगा, तब हम आकर के वो काम करते हैं। उसी तरह क्या प्रबंध में भी ऐसा है? तो कहता है हाँ प्रबंध में भी ऐसा है। प्रबंध में जो व्यक्ति मैनेजर, मतलब मैनेजमेंट कौन करते हैं, प्रबंध कौन करता है, प्रबंधक करता है। तो जब भी प्रबंधक आते हैं काम करने के लिए, क्या वो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं कि उसके पहले भी वो कुछ काम, मतलब कुछ उससे पहले पढ़ के आते होंगे, कुछ सिद्धांत पढ़ के आते होंगे, पढ़ाई करके आते हैं, तब यहाँ पर आकर के प्रबंधक मतलब मैनेजर का काम संभालते हैं। ठीक है, तो इसको पॉइंट एक बार मैं देख लेता हूँ, पढ़ते हैं अपने लाइन पहले। कहते हैं कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, जिसके आधार पर कला हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है
जिसके आधार पर व्यक्ति समझ पाता है कि कोई काम कैसे होगा। जो पढ़ के आते हैं उसी के आधार पर हम काम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। प्रबंध भी कला है, क्योंकि प्रबंध में बहुत सारे सैद्धांतिक ज्ञान हैं जिसका प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। तो क्या हो गया, प्रबंध भी क्या हो गया, कला के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद कहता है कि व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। क्या बोला कि व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। तो जिस तरह से व्यक्ति चाहता है क्या उस तरह से उसको उपयोग कर सकते हैं। कला में ऐसा अगर देखा जाता है, क्या हम प्रबंध में ऐसा कर सकते हैं? तो हाँ, होता है थोड़ा बहुत। अब मान के चलो सिद्धांत जो है वो तो ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब प्रबंधक क्या होता है उसके अपने पास भी कुछ स्किल होते हैं, तो वो उसको अपने हिसाब से भी कुछ करने की सोच रहे होते हैं, कुछ करते हैं अपने हिसाब से, कुछ उसके जो अपना पास एक इंटरनल वो फीलिंग होता है, या उसको आप क्या सोचते हैं इंटरनल, उसके पास कुछ जिसको आप बोलते हैं गॉड गिफ्ट कुछ होता है ना, तो उसके पास अगर वो उस टाइप का कुछ अगर है तो वो उस हिसाब से भी अपना काम निपटा सकता है। तो वही कहता है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार प्रयोग कहता है प्रबंध अपनी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर विभिन्न कार्यों को संपादित करता है। कभी कभी एक जैसे सिद्धांत का प्रयोग करने से विभिन्न परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। ये क्या होता है, कहता है जिस प्रकार कला को लगातार प्रयास से सुधारा जा सकता है। क्या बोला, जिस प्रकार कला को लगातार प्रयास से सुधारा जा सकता है उसी प्रकार प्रबंधकीय ज्ञान को भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को बार बार करते रहो तो क्या होता है, धीरे धीरे उस पर टाइम भी कम लगेगा जाएगा, आपका मतलब टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा, आप उस काम पर निपुण हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे उस काम करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ जाएगी। तो वही बोलता है कि व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित। कहते हैं जिस प्रकार कला को लगातार प्रयास से सुधारा जा सकता है उसी प्रकार प्रबंधकीय ज्ञान को भी अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सुधारा जा सकता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में उपलब्ध है। कला की सभी विशेषताएं प्रबंध में उपलब्ध है, अतः प्रबंध भी क्या है, कला है। तो संक्षेप में यह टॉपिक है पीछे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना क्या है, ये कला है। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति अगर मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अगर मेडिकल की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है तो वो क्या है, मेडिकल की प्रैक्टिस करना क्या है, ये कला है। लेकिन जो उन्होंने पढ़ के आया है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, जो पढ़ के आया है वो आपकी सैद्धांतिक ज्ञान हो गया, लेकिन हो गया। डॉक्टर के रूप में कार्य करना कला है, अतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। अब तीसरा पॉइंट है प्रबंध के पेशे के रूप में, प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध पेशे के रूप में पहला कहता है भली भांति ज्ञान का समूह अवरोधित प्रवेश आचार संहिता सेवा उद्देश्य और पांचवी पेशेवर संघ। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट हैं, इसको भी देखेंगे। कहता है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। पेशा में क्या होता है, जैसे मान के चलो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनोगे, चाहे कोई वकील बनता है, कोई सीएस, कोई सीएमए या कुछ टाइप का, तो अगर कोई भी पेशा है वो तो क्या करता है, पेशा से पहले क्या होता है, वो कुछ पढ़ के बहुत सारे एग्जाम पास करके उस आने होते हैं उनको, उसके बाद वो ये काम सीए का अपना प्रैक्टिस चालू होता है। डॉक्टर क्या करते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं। उसके बाद वकील क्या करता है, अपना जो उनका काम है वकील करना, वकीलगिरी करना, वो काम करते हैं। तो लेकिन उससे पहले क्या होता है, सारे के सारे पूरा पढ़ के आते हैं। तो वही बोलता है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। ऐसे नहीं वो उठ के आ जाते हैं, उसके पढ़ के आए होते हैं। कहते हैं पेशे सभी पेशे ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। प्रबंध भी ज्ञान का समूह है जिसे शिक्षा द्वारा अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, अवरोधित प्रवेश कहता है कि आप ऐसे ही नहीं आ जाओगे,
अभी जो मैंने परीक्षा की बात बोला ना, वही वाला टॉपिक है कि आप ऐसे ही नहीं आ जाओगे, आपको एग्जाम पास करके क्रैक करके आना पड़ेगा, तभी आ सकते हो। तो पेशे में भी ऐसा होता है और मैनेजमेंट मतलब प्रबंध में भी ऐसा होता है। कहते पेशे में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता द्वारा सीमित होते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति पेशेवर नहीं हो सकता, उन्हें विशेष प्रकार की परीक्षा पास करनी होती है। प्रबंध के लिए प्रबंध भी एक विशेष परीक्षा है। उसके बाद आचार संहिता, कहते कुछ आचार संहिता है, जो कुछ दिशा निर्देश है उसको आपको ध्यान रखकर ही कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो, अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करूं तो वो क्या करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो बहुत सारी कंपनी का काम आता है, तो क्या उसका डाटा वो दूसरे को दे देंगे? कहते हैं बिल्कुल नहीं, यही उनका ये कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता उसकी हिल जाएगी, गोपनीयता वो नहीं बनाए रखेंगे। ठीक है, तो उनको ये डाटा दूसरे जो कंपटीटर हैं उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वही इनका कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मान के चलो आप मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल में क्या करते हैं, अगर कोई फीमेल पेशेंट है और वहाँ पर अगर फीमेल डॉक्टर नहीं है, तो अगर कोई मेल पेशेंट उसको चेकअप करने के लिए जाता है तो उसके साथ एक फीमेल रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ होना चाहिए, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ये सब चीज़ आचार संहिता जो भी कुछ उसको आप करोगे। तो सभी पेशेवर आचार संहिता से बने होते हैं जो उसके सदस्यों को दिशा निर्देश करते हैं। उसके बाद सेवा उद्देश्य, कहते हैं आप जो काम करने आ रहे हो, आपका मतलब मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि हम सर्विस देने जा रहे हैं, मैं सेवा, उसका मन होना चाहिए मैं सेवा देने जा रहा हूँ। पेशे का प्रमुख उद्देश्य समाज की निष्पक्ष सेवा एवं प्रतिबद्धता के द्वारा अपने ग्राहकों की क्या करना है, रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि आप अगर मन के चलो मैं आ रहा हूँ पर्दे के पीछे से मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। आप अगर एजुकेशन में आए हो, आप अगर सीए का सर्विस दे रहे हो, आप अगर डॉक्टर की क्लिनिक खोल के बैठे हो, तो क्या करना चाहिए, आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद पेशेवर संघ, कहते हैं पेशेवर संघ मतलब क्या, कहता है कि जैसे मान के चलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या है इसका इंस्टीट्यूट का नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। उसी तरह कॉस्ट अकाउंटेंट का, उसी तरह CS का, जैसे मान के चलो डॉक्टर का भी होगा, वकील का बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके संस्थान होते हैं जो वही सारे एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और जो बच्चे उसमें से मतलब पास आउट होते हैं उसको वो सारा कुछ देते हैं, अपना डिग्रियाँ वैसे वगैरह सब भी। जैसे मैनेजमेंट का देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM। ठीक है, टेक्नोलॉजी में देखो IIT। तो पेशेवर संघ सबका अपना अपना एक पेशेवर संघ होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। क्या सब? प्रबंध विज्ञान के रूप में, प्रबंध कला के रूप में और प्रबंध पेशे के रूप में। ये 3 टॉपिक थी जो मेरे को बताने थे और ये खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, हो गए होंगे। अब देखो, कहते हैं प्रबंध के स्तर, एक अगला टॉपिक है अपना प्रबंध के स्तर। तो कहता है जो चीज मैंने पहले ही बताया था, तो प्रबंध के आपके बुक में जो दिया हुआ है, सबसे पहले प्रबंध के स्तर को 2 कर दिया है, प्रबंधकीय और अप्रबंधकीय, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 2, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल मेंबर और नॉन मैनेजरियल मेंबर। ठीक है, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल। अब मैनेजरियल तो ठीक है, बट नॉन मैनेजरियल में 3, क्या सब? नॉन मैनेजरियल में टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, और टॉप मिडिल और लोअर लेवल।
ठीक है, जिसको आप बोले उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध। उसके बाद मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। ठीक है, ये अब बात करते हैं कि उच्च स्तरीय में आता कौन सा है, मिडिल स्तरीय में कौन आता है और निम्न स्तरीय में कौन आता है। तो आप ये भी लिख लो यहीं पर। वैसे इसका हायरार्की कैसे होता है, इस जो उच्च स्तरीय, मिडिल स्तरीय और निम्न स्तरीय, इसका हायरार्की कैसा होता है। हायरार्की होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे कम, यहाँ पे उससे ज़्यादा और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। मतलब ये आपका हो गया टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और ये आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस तीनों पर कौन कौन बंदे आते हैं, इन तीनों पर कौन कौन बंदे आते हैं। तो पहला वाला पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, चीफ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, ठीक है, और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। ये आएंगे आपके टॉप लेवल पे। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल, और यहाँ पर सुपरवाइजर। ठीक है, तो ये आपके हायरार्की हो गया, ये उच्च स्तरीय, मिडिल स्तरीय और निम्न स्तरीय। अब बात करते हैं कि इनका काम क्या है, इनका वर्क, और इनका वर्क, ये तीनों का वर्क क्या है। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करोगे, फिर तीनों का वर्क कराऊंगा और इसी के साथ ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। तीनों का वर्क करते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट करोगे। और यहाँ पर एक ये जो नॉन मैनेजरियल की बात बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक नॉन मैनेजरियल होता है, टॉप, मिडिल, बॉटम दो। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। नॉन मैनेजरियल लेवल, प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया, नॉन मैनेजरियल। नॉन मैनेजरियल, ठीक है, इसको आप नोट कर दो। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि टॉप लेवल पे जो है, टॉप लेवल की क्या काम है, टॉप लेवल का वर्क क्या है, मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध का क्या काम है। तो उच्च स्तरीय प्रबंध क्या करते हैं, जैसे कोई भी रूल रेगुलेशन बनता है। अब अपने घर की बात करो, आपके घर में टॉप कौन होता है, टॉप होता है आपके पापा या आपके दादा, जो भी कुछ, उस हिसाब से टॉप पर जो बंदा बैठा है, तो घर का सारा डिसीजन लगभग वही लेते हैं कि कब कैसे क्या करना है। तो वही कहता है कि जब बिजनेस की बात करते हैं तो टॉप पर जो बंदा बैठा होता है, जो अभी मैंने बात किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर, चेयरमैन, इस सब की जो बात किया, ये सारे बंदे बैठ करके टॉप पर ये होते हैं। नंबर संख्या में तो ये कम होते हैं, बट सारा डिसीजन यही लेते हैं। तो वो जो टॉप पर बैठे होते हैं, उनका काम क्या है कि डिसीजन लेना।
कि कंपनी को कैसे आगे चलाया जाए, कैसे रन कराया जाए, फाइनेंस का क्या सिचुएशन है, सब अपना अपना जिसका जो काम होता है उस हिसाब से करते हैं, बट डिसीजन टॉप वाले ही लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, पढ़ देता हूँ एक बार मैं। कहते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत संचालक मंडल के सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन एवं जनरल मैनेजर होते हैं। इनका मुख्य कार्य नीतियों का निर्माण करना, जो भी पॉलिसी बनता है वो ये काम करते हैं। दूसरा, उद्देश्य को निर्धारित करना, काम करना क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है उसका निर्धारित करना। क्रियाएं निर्धारित करना, क्या काम करना है वो निर्धारित करना। संसाधन को जुटाना एवं कार्य का निष्पादन नियंत्रण रखना। ठीक है, ये उनका काम है। उसके बाद मध्य स्तरीय प्रबंध। मध्य स्तरीय प्रबंध का क्या काम है, इनका काम है मतलब मिडिल लेवल का क्या काम है, इनका काम क्या है। कहते ये जो ऊपर वाले मतलब मैं गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले कर रहा हूँ, जो टॉप पर जो बैठे हुए हैं, तो टॉप पर जो बंदे बैठे हुए हैं, जो भी मैनेजर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो पॉलिसी बनाया, उन्होंने जो उद्देश्य निर्धारित करा, उसको क्या करना है, इनको काम करवाना है मिडिल लेवल पर, उनको एग्जीक्यूट करवाना है। तो पढ़ते हैं इनका क्या काम सब है। कहते हैं प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच का कड़ी के रूप में काम करता है। उनको नीचे वाले को भी देखना है, ऊपर वाले को भी देखना है, और वो बीच में वो है। वे अपने विभाग के विभागाध्यक्ष होते हैं, ये अपने विभाग के संचालक का कार्य करते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधकों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। क्या सब? कहते हैं ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित नीति की व्याख्या करते हैं। जो भी उच्च स्तरीय प्रबंधन ने बोला, नीति बनाया, पॉलिसी बनाई, तो उसको क्या करते हैं, वो व्याख्या करते हैं कि इसको ऐसे काम करना है। अपने किसको ये बताएंगे, किसको, अपने से लोअर वाले को। उसके बाद प्रत्येक प्रबंध कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अपने विभाग का ढांचा तैयार करते हैं। प्रत्येक प्रबंधक कंपनी का जो उद्देश्य होता है, जो उन्होंने निर्धारित करा, किसने निर्धारित करा, टॉप लेवल वाले ने, उस उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, अपने अपने विभाग का कैसे करवाना है काम, अपने से फ्लोर वाले से, नीचे वाले से कैसे काम करवाना है, उसका एक ढांचा तैयार करते हैं। उसके बाद कहते हैं प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने विभाग में वांछित कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं। जिस कर्मचारी को उनको चाहिए वो कर्मचारी को वो नियुक्त करते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीनस्थों को संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वांछित निर्देश देते हैं कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। अगला कहता है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करते हैं। और जो भी सारा कुछ हो गया उसके बाद क्या करते हैं, जो भी डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट के बीच एक समन्वय स्थापित करते हैं। ये समन्वय वाला टॉपिक अपना एक अलग टॉपिक भी है। अगर मान लो चलो यही मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आप इसको टॉपिक को पढ़ के आना। कहते अगर समन्वय नहीं होगा, किसी भी चीज़ में अगर समन्वय नहीं होगा, आप अपने घर में बात करो, एक प्रोग्राम की बात करो, अगर समन्वय वहाँ पर नहीं होगा, एक दूसरे का किसी को बोलेगा कोई काम करने के लिए वो कुछ और कर रहा है, तो कैसे कोई काम सफल हो पाएगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए समन्वय की जरूरत पड़ती है। और एक होता है सहयोग, एक होता है समन्वय। तो सहयोग क्या होते हैं और समन्वय क्या होता है। सहयोग होता है जो स्वतः होता है, सहयोग क्या होता है, स्वतः होता है। जैसे मान के चलो किसी भी काम करने के लिए गांव घर में देखो सब आदमी मिलकर के जुल करके सारा काम कर लेते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल आप लोग स्कूल की घंटी का, स्कूल में जो आपका या ट्यूशन में आपका जो क्लास होता है, उस क्लास में किस रूम में कौन सा क्लास होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समन्वय। क्योंकि ये जानबूझकर दिमाग लगा करके करने वाले काम है। लेकिन सहयोग स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है। वो सब आदमी अपने आप आदमी उसको कहना नहीं पड़ता कि आप ये काम करो। लेकिन समन्वय में क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये टॉपिक समन्वय सहयोग टॉपिक दिया हुआ है, आपको मैं दिखा दूंगा कहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको करोगे। उसके बाद निम्न स्तरीय प्रबंध, इसके क्या कार्य है। कहता है जो टॉप लेवल वाला बनाए, मिडिल लेवल वाला डायरेक्शन दिया, उस काम को एक्चुअल में करता कौन है, लोअर लेवल वाले। तो देखते हैं इससे क्या काम है। कहता है निम्न स्तरीय प्रबंध का सबसे निचला स्तर होता है। इस स्तर के प्रबंधकों में फॉरमैन, सुपरवाइजर आदि को शामिल किया जाता है। इनका मुख्य कार्य निम्नलिखित है। क्या सब? कहता है ये श्रमिकों की समस्याओं का निपटारा करते हैं। ये श्रमिकों के समस्याओं का निपटारा करते हैं तथा गंभीर समस्याओं को क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं, मतलब सूचनाओं को ऊपर भेजते हैं। ये कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध करवाते हैं। ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से करवाने का सुझाव देते हैं। ये अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करते हैं ताकि कार्यस्थल पर कोई टकराव न हो। टकराव होगा तो क्या होगा, अल्टीमेट रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। सुपरवाइजर का क्या काम है, वही काम ना कि जो भी काम उसके नीचे वाले फ्लोर 5-10 बंदे उसके नीचे होते हैं, जो काम कर रहे हैं वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनका ये देखना है, उनको सुविधा प्रदान करना है, ऊपर प्लेस अच्छा मिल जाए, ये सब उनका काम होता है लोअर लेवल वाले के। तो इस तरह से ये टॉपिक भी खत्म होता है।
अब एक टॉपिक है समन्वय का अर्थ एवं प्रकृति। तो एक 2 लाइन में पढ़ देता हूँ बस। इनका 2 टॉपिक है, एक समन्वय और एक समन्वय की प्रकृति एवं लक्षण। ये 2 टॉपिक आप करोगे। तीसरा भी टॉपिक है महत्व, समन्वय की प्रकृति महत्व। इसको एक बार आप पढ़ के आओगे, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करूँगा, एक बार गो थ्रू कर दूंगा। ठीक है। कहते हैं समन्वय एक संस्था की विभिन्न क्रियाओं में कार्य की एकजुटता लाने की प्रक्रिया है। विभिन्न क्रियाओं में कार्य, जैसे मान लो बिजनेस में क्या होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, HR डिपार्टमेंट अलग, सबका अलग, सब अलग अलग है। तो अगर एक दूसरे के बीच अगर समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी काम सही तरीका से हो ही नहीं पाएगा। आप घर में देखो, कोई पर्व होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, तो सबका अपना अपना काम बटा होता है। अगर काम बांट करके नहीं दोगे तो क्या होगा, और दूसरे के बीच अगर समन्वय नहीं होगा। क्लास की घंटी की बात करो आप, क्लास में अगर आपका 40-45-50 मिनट का अगर घंटी होता है तो पहले से निर्धारित होता है कि कौन सा घंटी किस सर का है और किस रूम में होगा। अगर सब मिल करके और या मान के सहयोग तो उसको अलग रखो आप, सब मिल करके अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, सही से क्लास चल नहीं पाएगी। ठीक है। तो ये कहता है क्या, समन्वय एक संस्था की विभिन्न क्रियाओं में कार्य की एकजुटता लाने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को संतुलित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। वस्तुतः समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। विभिन्न विद्वानों ने समन्वय की परिभाषाएं निम्न प्रकार दी है। जो भी विद्वान है, इसको तो मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ कि आप मत रटो डिफिनीशन। अगर 5 नंबर 10 नंबर का आए तो आप बिल्कुल भी छोड़ देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है। एक टॉपिक दिया हुआ है समन्वय की प्रकृति एवं लक्षण। प्रकृति लक्षण इसका कैसा होता है, सर्वव्यापक होता है, सतत प्रक्रिया है, समन्वय कार्यों में एकरूपता लाता है। ये सब सारा कुछ तो डिफिनेशन में ही पढ़े अपने लोगों ने। ये सोच समझकर किया जाने वाला कार्य है, लेकिन सोच समझकर किया जाने वाला कार्य कौन सा है, समन्वय है। लेकिन सहयोग क्या है, ये स्वतः हो जाता है। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद ये समयानुकूल होता है, क्रमबद्ध संयोजन है। ऐसा नहीं कि मान के चलो बैंक से पैसा लेने, एक दिन मैंने एग्जाम्पल बताया था ना कि बैंक से पैसा लेने अगर जाते हो आप तो क्या करते हो, पहले फॉर्म लेते हो, फॉर्म को भरते हो, भरने के बाद क्या करते हो आप, काउंटर पे जाते हो, काउंटर वाला सारा कुछ चेक करने के बाद आपको क्या करता है, रिटर्न करता है, मतलब पैसे देता है और वो अपना जो भी उसका प्रोसेस है वो करता है, प्रोसेस है वो खुद करता है। तो कहता है कि ये क्रमबद्ध संयोजन है, मतलब एक के बाद एक होता है। अगर मान के चलो 20 से कुछ चीज़ हटा लूँ, क्या आपको पैसा मिलेगा? मान के चलो मैंने फॉर्म ले तो लिया लेकिन फिलअप करके नहीं दिया, मैंने फॉर्म फिल भी कर दिया, काउंटर पर जमा नहीं किया, तो क्या आपको पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो वही बोल रहा है कि ये क्रमबद्ध है, एक के बाद एक होना। और ये उल्टा सीधा भी नहीं कर सकते कि पहले आप फॉर्म भर लो फिर फॉर्म लेने जाओ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ठीक है, क्या है ये क्रमबद्ध संयोजन है। उसके बाद ये सामूहिक प्रयास है, ऐसा नहीं कि एक अकेला आदमी कर सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अगर अकेला ही होता तो फिर तो ये समन्वय की जरूरत ही नहीं होती। तो बहुत सारे होते हैं और ये सबको साथ में आकर के समन्वय किया जाता है। उसके बाद एक इसका महत्व है, तो ये एक अलग टॉपिक है। कहता है इसके फायदे क्या हैं, कहता है अनेकता में एकता, सामूहिक कार्य है, ये विरोधाभासी लक्ष्य अगर होता है तो उसको पूरा कर, मतलब किसी तरह पूरा करता है। उसके बाद विभागीय अंतर्निर्भरता, बढ़ते हुए आकार की समस्या, मतलब बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो समन्वय की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। उसी तरह सिनर्जी इफेक्ट, मतलब अगर दो मिलकर के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपको तो जोड़ भी नहीं आता, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, 2 + 2 = 5। तो फिर आप ये मत बोलना कि सर आपको तो 8 जोड़ भी नहीं आता, आप क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है। तो ऐसी बातें नहीं है भाई, अपने को आता है क्या। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रुकूंगा और ये 3 क्लास गए हैं और चैप्टर 1 आपका BST का पूरा खत्म होता है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन ले लो, थोड़ा सा मैं नोट करवा देता हूँ, क्वेश्चन आप लिख करके लाओगे। पहला क्वेश्चन लिखो आप। पहला क्वेश्चन, विज्ञान, कला एवं पेशा के रूप में हाय
संक्षिप्त में वर्णन करें। ठीक है। उसके बाद दूसरा, लेवल ऑफ मैनेजमेंट को विस्तार से लिखें। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को विस्तार से समझाइए। ठीक है। तीसरा, समन्वय किसे कहते हैं, इसके महत्व एवं लक्षण को लिखिए। समन्वय, इसके महत्व बोलो, लाभ बोलो, उद्देश्य बीच में किसकी टाइप का आ जाए तो आप लिख देना, ये तीनों का सेम वो लिखे। 3 और समन्वय के लक्षण। ये 4 के 4 क्वेश्चन आप ये मान करके लिखोगे कि ये मैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप आंसर तैयार करोगे। इससे अगर कम में आएगा तो आपको कोई इशू नहीं है। तो आज की क्लास में यही रखूँगा, बट एक छोटा सा शायरी के साथ। हो सकता है ये शायरी आप बोल सकते हो कि शायद मैं ही बनाया हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं, बट सुनो। कहते हैं, क्यों उदास हैं आप, क्यों उदास हैं आप, आपको क्या याद आया है। आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, आप भी अपने अपने मतलब समझ सकते हो। कहते हैं, क्यों उदास हैं आप, आपको क्या याद आया है, किस बात का दुख आपको बेहिसाब आया है, किस बात का दुख आपको बेहिसाब आया है। लिख दिया है व्हाट्सएप पर, लिख दिया है व्हाट्सएप पर कि आपको मुझसे बात नहीं करना, लिख दिया है व्हाट्सएप पर कि आपको मुझसे बात नहीं करना, और मैं ये जान करके खुश था कि आपके तरफ से कोई जवाब आया है। क्या बोला मैंने कि क्यों उदास हैं आप, आपको क्या याद आया है, किस बात का दुख आपको बेहिसाब आया है। लिख दिया है व्हाट्सएप पर कि आपको मुझसे बात नहीं करना, और मैं ये जान करके खुश था कि आपके तरफ से कोई जवाब आया है। तो भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आए ना यार, क्लास देखते वक्त कम से कम उसको मैसेज का नोटिफिकेशन बंद करके रखो कि कोई मैसेज आए ही नहीं। ठीक है। तो नहीं तो फिर एग्ज़ाम आ ही जाएगा और मैसेज भी आते ही रहेंगे, तो फिर समझ ही गए होंगे कि दिल को समझाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।